महोदय, सम्मानित अतिथिगण, विद्वान एवं विदुषी आचार्यगण एवं क्रांतिकारी समाज सेवी साथियों, आज मुझे आप लोग के सामने आज़ादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे अमृत काल के प्रण के तहत नागरिक कर्तव्य के यथार्थता पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मान्यवर, जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक नागरिक के लिए अधिकार व कर्तव्य अक्षुण्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत सारे अधिकार हमें प्राप्त हुए, नित्य नए नए अधिकार की हम मांग भी करते आ रहे हैं, परंतु हमारा देश के विकास के लिए क्या कर्तव्य हो, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। यदि कभी सोचा भी तो उसको आलम जामा पहनाने में बहुत कोसों दूर पीछे रह गए। हमेशा अधिकार को सर्वोपरि रख के कर्तव्य से विमुख होते गए। आज मानव के सामने मानवता की हत्या होती है और पूरा भीड़ का समूह उसको टुक टुक निहारते रह जाता है। भीड़ का एक भी व्यक्ति मानवता के हत्यारे को एक शब्द नहीं कह पाता। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे के यदि कारण को देखा जाए तो संकुचित एवं कुंठित सोच और स्वार्थपरक विचारधारा है। प्रत्येक इंसान सोचता है राम, राधा, रहीम, गुरमीत, टेक्सॉन आदि लोग प्रभावित हो रहे हैं। कोई सोचता है कहीं इसमें मेरा राम तो नहीं है, मेरा रहीम तो नहीं है, यह सोच के अपना पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं। वहाँ अपने कर्तव्य से विमुख होते दिखते हैं। ये तो रही सामान्य नागरिक की बात। यदि हम न्यायपालिका, लोक प्रशासन की बात करें तो वहाँ भी हम यह देखते हैं कि कोई अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन नहीं कर पा रहा है। सरेआम देखते हैं कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गोली मार के चला जाता है। जब उसको न्यायालय में न्याय दिलाने की बात होती है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ सबूत एवं गवाह नहीं मिलने पर उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और मरे हुए व्यक्ति की आत्मा चीख चीख के कहती है, ए कानून के रखवालों, मुझे न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, और हम उसे न्याय नहीं दिला पाते हैं। कहीं ना कहीं हर प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार को सर्वोपरि रख के कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। तो आए, मन से आए और एक दृढ़ निश्चय के साथ हम लोग आए, एक संकल्प लें देश के विकास के लिए, मानवता हितार्थ के लिए, स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और विकसित भारत की आकांक्षा करते हुए भारत को विश्व गुरु के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए। जय हिंद। मैं ईश्वर शरण पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 50, जिसकी कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रुचि गुप्ता मैडम हैं, उस इकाई की स्वयं सेविका विधि यादव आज के इस युवा संवाद कार्यक्रम के तत्वाधान अमृत काल के पंच प्रण के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता एवं एकजुटता पर कुछ कहना चाहूँगी। जब बात भारत की एकता, एकजुटता, अखंडता की आती है तो हम उस भारत से आते हैं जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। हम उस भारत से आते हैं जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा है। जी हाँ, हम उस भारत से आते हैं। हम उस भारत से आते हैं जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी बन जाता है और पिता के एक बार कहने पर बेटा बनवासी बन जाता है। हम उस भारत से आते हैं जहाँ महिलाओं को उन्हें उनके सम्मान से पुकारा जाता है और एक अविवाहित माता को महासती कुंती के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम उस भारत से आते हैं। जब हमारा कोई जाति धर्म मजहब पूछता है तब हम उसे भारतीय हिंदू, भारतीय मुसलमान, भारतीय सिख और भारतीय ईसाई कहकर बताते हैं। लेकिन सबसे विडंबना की बात यह है कि जो लोग भारत की एकता और अखंडता को लेकर इतना डंका बजाते हैं, वास्तव में भारत की एकता के लिए सबसे बड़ी दरार बनकर वही खड़े हैं। शिक्षा के इस मंच पर यह कहना बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन इस वास्तविकता को हमें देखना पड़ेगा। कौन हैं ये लोग? ये लोग हैं हमारे ऐसे नेता जो हमें ये सिखाते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो अलग संस्कृतियां हैं, ये एक देश में नहीं रह सकती। हमारे कुछ ऐसे नेता जो ये कहते हैं कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे, और कुछ ऐसे संत जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जिहादी बताते हैं। जब हम आज के भारत में एक दूसरे की आस्था को नहीं स्वीकार पा रहे हैं तो हम कैसे एक अखंड भारत बनाने की बात कर सकते हैं? जहां हम
भारतीय होने से ज़्यादा सनातनी होने पर गर्व करते हैं, जहां हम संविधान से ज़्यादा अपने धर्म ग्रंथ को महत्व देते हैं, वहां हम कैसे भारत को अखंड बनाने की बात कर सकते हैं। भारत को अखंड बनाया जा सकता है अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी के उस समावेशी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को स्वीकार लें, तो भारत के उस अखंडता तक हम पहुंच सकते हैं। क्या होता है अखंडता का मतलब? अखंडता का मतलब सिर्फ अनडिवाइडेड टेरिटरी ही नहीं, बल्कि अनडिवाइडेड पीपल, मतलब अविभाजित लोग। अगर हम जैसा व्यवहार अपने पड़ोसी के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार किसी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशियन, इंडोनेशियन के साथ करने लगे, तो वास्तव में हमारा भारत एक अखंड भारत बन सकता है। इसी के लिए 2012 में हमारे एक्स चीफ जस्टिस काटजू ने इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन की बात की थी, जिसमें उन्होंने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एकजुट करने की बात की थी। ऐसा किया जा सकता है, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। अगर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी मिलकर एक जर्मनी बन सकते हैं, अगर दो वियतनाम मिलकर एक वियतनाम बन सकते हैं, तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों नहीं इकट्ठा हो सकता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। तिवारी है, मैं यूनिट 045 से हूँ, जिसके टीचर अरविंद कुमार सर जी हैं। सबसे प्रथम सभागार में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षक एवं हमारे सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मेरा विषय है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य केवल संविधान में नहीं बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी उद्धृत किए गए हैं। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्तव्यानि कर्तव्य रक्षते, मतलब कि हमें अपने कर्म की फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य को करना चाहिए। कर्तव्य का मतलब होता है कि बिना निस्वार्थ कर्म, बिना कर्म की इच्छा भी नहीं है। जैसे कि हमारे संविधान में नीति निर्देशित तत्वों में भी समाहित है कि हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए, हमें नारी की सम्मान करना चाहिए, हमें क्या कहते हैं कि अपने शिक्षकों का सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन हम स्टूडेंट के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है कि हम शिक्षित हों और अपने देश को आगे बढ़ाएं। हमारा कर्तव्य है कि हम एक एक बूंद पानी को बचाएं और उसको दूसरे के जीवन में उपयोग हो, ये हमारा कर्तव्य है। हम चलते राहों में अगर कहीं कोई भी टुकड़ा गिरा हो तो उसको उठा के कहीं पे रखें, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य की सीमा को हम बांध नहीं सकते हैं। कर्तव्य जब तक जीवन है तब तक कर्तव्य हैं। कर्तव्य के बिना जीवन निरर्थक है। जितना हम कर्तव्यों को अपने व्यवहारिक रूप में अपनाएंगे उतना हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। जैसे कि हम विद्यार्थी हैं, हमको सफलता की बहुत चिंता होती है क्योंकि हम अपने कर्तव्य के विमुख हैं। कर्तव्य विमुख विद्यार्थी कभी सफलता नहीं पा सकता है, क्योंकि कर्तव्य जब तक व्यवहारिकता में नहीं आएगा तब तक कर्तव्य सफलता नहीं पा सकते हम लोग। जैसे कि गांधी जी ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, उन्होंने निस्वार्थ भाव से कर्तव्य किए, उन्होंने अपने सफलता को पाया। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ग्रंथों को, अपने अध्यात्म को दुनिया के पटल पे जाके रखा। निस्वार्थ कर्म, बिना किसी फल की इच्छा किए उन्होंने अपने कर्तव्य को किया, उन्हें सफलता मिली। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान केवल कानूनों का दस्ता नहीं है, संविधान एक जीवन है और उसको हमें पालन करना चाहिए। युगों युगों तक ये जिंदा रहेगा, ये हमेशा हमारे दिलों में। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्तव्य कहीं हमारा संविधान में आदर्श रूप ना हो जाए, वो हमारे जीवन में उतरे, जिससे कि हम सफलता की ओर अग्रसर हों। जिस समाज में व्यक्ति बिना कर्तव्यों के होते हैं वो समाज कभी अग्रेसित नहीं हो पाता है। हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, अपने प्रगति के साथ अपने देश को आगे बढ़ाएं, तभी हम अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे। इसी के साथ अपने वाणी के विराम। भारत ने संकल्प किया अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद में, और अगले 25 वर्ष की जो हमने अपने देश के लिए क्या कार्य योजना होगी, हम किन विषयों पर काम करेंगे, तो उसमें भारत ने सबसे पहले यह तय किया कि विकसित भारत का निर्माण यह भारत का लक्ष्य होगा। और उस विकसित भारत के निर्माण के लिए फिर हमें गुलामी की हर सोच से मुक्त होना पड़ेगा।
उस विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें अपनी विरासतों पर गर्व करना पड़ेगा। उस विकसित भारत के निर्माण के लिए ही एकता एकजुटता वो हमें बनानी पड़ेगी। और उस विकसित भारत के निर्माण के लिए सबसे जरूरी हमें अपने नागरिक कर्तव्यों का बोध ये जगाना पड़ेगा। हमें एक नागरिक की तरह अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है इन पंचप्रणों का, जो भारत ने जो पंचप्रणों के विषय में सोचा, ऐसी उसकी भूमिका रही होगी। लेकिन मित्रों, जब विकसित भारत के विषय में सोचते हैं तो विकसित भारत के विषय में कल्पना जब आती है तो दुनिया के जो आंकड़े निश्चित तौर पर होंगे कि कोई देश जिसका जीडीपी सबसे ज्यादा होगा उसको विकसित भारत जिसको विकसित देश माना जाएगा, कोई देश जिसका जीएनआई बड़ा होगा उसको विकसित माना जाएगा, कोई देश जो व्यापार की दृष्टि में बड़ा होगा उसे विकसित माना जाएगा। लेकिन भारत ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात इस देश ही नहीं अपितु दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, हमने कहा कि अयम निजम परोवेति गणनाम लघुचेष्टाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, यानी हमारे विकसित भारत की कल्पना यानी वह अमेरिका जैसी नहीं होगी। मित्रों, हमारे भारत का विकास मतलब वह किसी के लिए संकट पैदा करने वाला नहीं होगा। विकसित भारत मतलब वह यह नहीं होगा कि वो दुनिया के दूसरे देशों पर राज करके उनके संसाधनों का उपयोग करेगा। विकसित भारत मतलब यह नहीं होगा कि हमारा देश विकसित है। इस अमेरिका को आज दुनिया विकास के मॉडल के तौर पर देख रहा है। मैं अभी देख रहा था, उस अमेरिका में मास शूटिंग के केस इस वर्ष में यानी 2023 में सितंबर तक वो 473 केस मास शूटिंग, यानी कोई भी वहां रहने वाला युवा बंदूक लेकर के निकलता है और किसी भी शिक्षण संस्थान में जाकर के किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाकर के फायरिंग करता है और उसमें कम से कम 5 लोगों की मौत होती है। वो उसको मास शूटिंग कहते हैं। ऐसा उनका विकास का पैमाना है। मित्रों, एक पुस्तक आप सब लोगों को मुझे लगता है सुना होगा, फादरलेस अमेरिका, यानी अमेरिका में रहने वाले एडल्ट्स यानी वहां 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को एडल्ट्स माना जाता है। उनके एक बड़ी आबादी को यह नहीं पता है कि उनका बाप कौन है। यह उनके विकास की परिभाषा है। मित्रों, जॉन परकिंस, उन्होंने एक पुस्तक और लिखी है, आप सब लोगों ने मुझे लगता है उसके विषय में भी सुना होगा, कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। वो जॉन परकिंस बताते हैं कि दुनिया में इक्वाडोर को उन्होंने कैसे बर्बाद किया, इंडोनेशिया का शोषण उन्होंने कैसे किया, वियतनाम में जाकर वो क्या करना चाहते थे, जिस अमेजन के जंगलों को आज संरक्षित करने के लिए लोग बात करें, अमेरिका को उसने कैसे लूटा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो 4 बातें हमने अपने ये प्रणों के साथ में विकसित भारत के लिए जोड़ी हैं, तो गुलामी की हर सोच से मुक्त होना, यानी गुलामी की हर सोच से मुक्त होने का मतलब है। प्रदेश मंत्री का दायित्व देख रही हैं ऐसी आदरणीय अनामिका चौधरी जी हमारे बीच में नवयुवकों के निर्माण का संकल्प लेकर पूरे देश में काम कर रहे, नवयुवकों को खड़ा करने की चिंता करने वाले ऐसे विकासार्थ विद्यार्थी के अखिल भारतीय संयोजक सम्मान्य आदरणीय राहुल गौड़ जी, नेहरू युवा केंद्र की प्रमुख आदरणीय जागृति जी, और जिनके संयोजन और सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे जल संरक्षण से लेकर युवा निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण और जन जन के निर्माण के बृहत्तर संकल्प को लेकर देश भर में काम खड़ा कर रहे मंगल भूमि फाउंडेशन के अत्यंत कर्मठ और यहाँ से लेकर बुंदेलखंड में जिनकी प्रसिद्धि है, ऐसे सम्मान्य राम बाबू तिवारी जी। यह महाविद्यालय जिनके प्रयत्नों से बना है, जिनके प्रयत्नों से निर्मित हो रहा है, ऐसे प्राचार्य आदरणीय आनंद शंकर जी, और राष्ट्रीय सेवा योजना के महाविद्यालय के प्रमुख श्रीमान अरविंद जी, रुचि जी, कृष्णा जी, शैलेश जी, रफाक जी और आलोक मिश्र जी। हमने 5 प्रणों का संकल्प लिया है। मुझे 2-3 बातें ही कहनी है। हम आज अपने बीच अतिथियों को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, फिर भी हमने जो 5 प्रण लिए हैं उनका अर्थबोध हमारे मन में होना चाहिए। आदरणीय राहुल जी ने जो दिशा दिखाई है वही दिशा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में हम प्रयत्नशील हैं जो हिंसा प्रधान हो? क्या ऐसे भारत के संकल्प के लिए हम यहाँ विराजमान हैं जहाँ परस्पर संघर्ष हो? या कि एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में हम योजना और काम कर रहे हैं जो जीडीपी से न केवल जीडीपी से न पहचाना जाए, केवल जीएनआई से न पहचाना जाए, केवल आयात निर्यात जैसे इन छोटे उपबंधों से न पहचाना जाए, जिसने अपने विकास की कसौटी इन सब के साथ साथ एक दार्शनिक कसौटी भी बना रखी है। ऐसे सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे दर्शन को लेकर आगे बढ़ने का जो हमारा संकल्प है, ये हमारा मूल भाव है।
और इसको लेकर देश भर में योजना भी बन रही है, काम भी खड़ा हो रहा है, हम लोग आपस में संवाद भी कर रहे हैं। ऐसे विकास मॉडल या ऐसे विकसित भारत के मॉडल को लेकर हम समाज में न केवल सोच रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, बल्कि साथ बैठ भी रहे हैं। और इस साथ बैठने में भी हम हमारी ही बात आप सुने, केवल हम ही कहें ऐसा नहीं। संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम का भाव है हमारे मन में। हम आपको भी सुनेंगे, हम भी बात करेंगे, एक दूसरे के मनों को जानते हुए इस प्रकार का विकसित और श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। और इस बनाने के लिए कुछ 3-4 काम जो आज जिनका विशेष चर्चा, जिनकी आज हम यहाँ सुनने भी वाले हैं, सुना भी है, राहुल जी भी कर रहे थे अभी और अतिथियों से जिसे हम सुनेंगे, ऐसी 3-4 बातों की चर्चा जरूरी चर्चा है। ये चर्चा किसी भी प्रकार की गुलामी की सोच से मुक्ति की चर्चा है। अपनी सांस्कृतिक वैभव और विरासत को पुनर्स्थापित करते उस पर गर्व करने की चर्चा है। और देश को तोड़ने या खंड खंड भारत या भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार का विचार जो समाज में कैसे पनपा हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस प्रकार का छोटा छोटा विचार अपने मध्य है। इस विचार पर विजय, इस विचार की अतार्किकता को समाज जाने और एकजुटता और एक रस्ता, एकता, ऐसा विचार, ऐसा बोध समाज में आ जाए, ऐसा भी आज का एक संकल्प बोध है। और इन सब के लिए जो होना है, कर्तव्य बोध का भाव हो। हम केवल जान जाएं, देश खड़ा होना है, ऐसा जानने से काम नहीं खड़ा होने वाला। हमारा रोल क्या हो सकता है, नागरिक कर्तव्यों का क्या महत्व है, विद्यार्थियों के कर्तव्यों का क्या महत्व है, संस्थाओं का क्या महत्व है, बहुत सारी एजेंसियों का क्या रोल है, ऐसा अपने अपने स्थान पर रहते हुए अपनी कार्य पद्धति से, अपनी कार्य योजना से, अपने संकल्प बोध से, अपने कर्तव्य बोध से ऐसे भारत के निर्माण के संकल्प के नाते आज हम यहाँ बैठे हैं। मुझे और दोहराव नहीं मैं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आदरणीय अनामिका जी जब कह रही थी कि हम देश भर में, दुनिया भर में बहुत सारी PhD प्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति हैं, जब आप दोहरा रही थी कि 35% से ज़्यादा हमारे पास युवा हैं, जब आप कह रही थी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के सफलता के लिए जनमन बनाने की योजना के साथ वो निकली है, और ऐसा नवयुवक भी यहाँ बैठे हुए हैं, जब वो कह रही थी कि विभाजन विभीषिका भी हम केवल इसमें इसलिए स्मरण कर रहे हैं, वो दिवस भी हम इस नाते मनाने लगे कि ये जो थोड़ा व्यतिक्रम का भाव समाज में है उस पर भी हम विजय पा जाएं। और इसके लिए उन्होंने जो आह्वान किया था, मैं उसे केवल दोहरा कर विषय पूरा करता हूं कि हमारे नवयुवक जोश वाले हों, हमारे नवयुवक युवा बोध वाले हों, और हमारे नवयुवक केवल परिपाटी पर चलने वाले ना हों। ये दुनिया परिपाटी पर चलने वाले नवयुवकों को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानती, तो स्वाभाविक तौर पर हम नई परिपाटी खड़ी करने वाले हो जाएं। और दुनिया में इस प्रकार की परिपाटी, हिंसा की परिपाटी दुनिया में है, क्षमा की परिपाटी दुनिया में कमजोर है, उस परिपाटी को खड़ा करने वाला नवयुवक भारत का क्यों नहीं। अभी राहुल जी अमेरिका का उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे सर्वाधिक हत्याओं वाला राष्ट्र बन रहा है, और इसमें शामिल कौन है, नवयुवक, छोटे विद्यार्थी। उससे मुक्त और उससे अलग दिशा वाला नवयुवक भारत का क्यों नहीं। सबकी सुख की चिंता करने वाला नवयुवक क्यों नहीं। दवाई बनाएंगे कोरोना की तो केवल अपने नहीं लेंगे, पैसे से नहीं बेचेंगे, पूरी दुनिया को देने वाला नवयुवक और देश क्यों नहीं। ऐसा अपना मार्ग है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि हमारा यह मार्ग है, यह परिपाटी है, यह नया मार्ग है, और इस मार्ग पर चलकर विकसित भारत का हमारा संकल्प है। चीज़ों को बचाकर, चीज़ों को संग्रह करके, दुनिया से छिपाकर या दुनिया के लिए बाधा खड़ा करके विकसित भारत की कल्पना हमारी नहीं है। हमारे पास जो संसाधन होंगे वो उनके पीछे एक और एक मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और आपने उदाहरण देखा है, हमारे पास जब भी होगा हम प्रयत्न भी कर रहे हैं। हमारा अनाज भी केवल हमारे लिए नहीं, हम अमेरिका नहीं है कि अनाज को समुद्र में फेंक देंगे, मछलियां खा जाएं चलेंगी, लेकिन दुनिया के निर्धन देशों को वो नहीं देंगे, ऐसा संकल्प ही नहीं है हमारा। और इसी नाते अमेरिका के विकास मॉडल का देश भारत नहीं।
अमेरिका जैसी विकसित देश की संकल्पना का देश भारत नहीं, यूरोप जैसे विकसित राष्ट्रों के अनुकरण वाला भारत नहीं, बल्कि इनसे आगे बढ़कर सबके हित चिंता करने वाला भारत, ऐसे भारत के संकल्प के नाते यहाँ बैठे हैं। बस इतनी ही थोड़ी बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ईमानदारी से कहूं कि हम या डॉक्टर राजेश गर्ग जी या जिन लोगों ने भी, जो कोई भी बात करेगा, हमारे पांचों जो पंच प्रण के पांचों घटकों पर जो 5 बच्चों ने बात कर लिया, उससे अलग हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। अगर हम कोई अलग बात करेंगे तो केवल उसका विस्तार करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए तुम लोगों को बेटा बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा तुम लोगों ने बोला, बहुत अच्छा प्रयास था। केवल 2-3 मिनट में, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि को 2 बजे से बैठक है, ये बेचारे एक कोने से भाग के यहाँ आ रहे हैं सवेरे निरंतर काम करते हुए। और आप लोग गणेश जी के बारे में जानते नहीं, हम लोग बहुत बहुत साथ काम किए हैं, बहुत लंबे समय से जानते हैं। वर्क इज वर्शिप, ये इनका जीवन है। काम ही में जगते हैं और काम ही में सोते हैं। तो ये बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का मेयर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय में आपका हम बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं, अनामिका जी का भी और सभी का भी। एक लाइन में कहूँ, आत्मनिर्भरता, बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि आत्मनिर्भरता हमारी जो मोदी जी का प्रण है कि देश को हम विकसित करेंगे, और उस विकसन की जो कसौटी है वो आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं हो सकती, यह स्पष्ट कर लेना चाहिए। वह सांस्कृतिक भी होगी, वह साहित्यिक भी होगी, वह चेतना की भी होगी, वह सामाजिक समरसता की भी होगी, वह अर्थ चिंतन की भी होगी, वह अपने राजनैतिक तंत्र की भी होगी, वह मानव कल्याण की भी। कुल मिलाकर के आत्मनिर्भर होने का मॉडल बनता है। और भारत आत्मनिर्भर था, इसके उसने कई मॉडल दिए हैं। और केवल एक बात कहूँ, हम तो इतिहास के विद्यार्थी हैं ना, बात करते हैं तो इतिहास में आ जाते हैं। अगर चोलों का मॉडल आप देखो 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी में, तो इतना खूबसूरत मॉडल था। गांव अपने ज़रूरत के, अगर केवल अर्थ के क्षेत्र में हम देखें तो प्रत्येक गांव अपने ज़रूरत की सारी चीज़ों को पैदा कर लेता था, और जो नहीं कर पाता था उसको पड़ोसी कर लेता था। इसीलिए हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं परस्पर अन्योन्याश्रित अर्थव्यवस्था। और हम एक दूसरे को ले दे करके अपने ज़रूरत की सारी चीज़ कर लेते थे। जब अंग्रेज़ यहाँ आया तो उसकी चिंता का विषय यह था कि लंबे समय तक, हजारों वर्ष भारत गुलाम रहा, और हम भी 200 साल से शासन कर रहे हैं, फिर भी इसको आर्थिक रूप से तोड़ नहीं पाए, सांस्कृतिक रूप से तोड़ नहीं पाए। दिक्कत कहाँ है? तो कहा दिक्कत यह है कि भारत की पूंजी को तो हम गुलामी नहीं बना पाए, क्योंकि यह पूंजी कभी विदेशी पूंजी से प्रभावित ही नहीं हुई। हम अपने ज़रूरत की चीज़ पैदा कर लेते हैं, और जो नहीं हुआ वो राजू जी से एक्सचेंज कर लेते हैं, दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। हमको किसी तीसरे पर आश्रित रहना ही नहीं होता है। और कॉटन से लेकर स्टील, बात करूंगा तो लंबी जाएगी ना, मैं इसलिए बात लंबी नहीं करूंगा। हर जगह, और 34 से 36% आप कल्पना कर सकते हैं, आज 1.5% आपका निर्यात है, 1 से 2% के बीच झूल रहा है, और 34 से 36% वर्ल्ड इकॉनमी में भारत की भागीदारी थी। तो मॉडल तो हमारे पास था। उस मॉडल को, उस संजीवनी को आज बच्चों को, हमको, सबको बार बार कहने की, बताने की, उस शक्ति को स्मरण करने की और जागृत करने की आवश्यकता है कि हमारे पास तंत्र था, हमारे पास चिंतन था। वह चिंतन आज के दौर में किस तरह से प्रभावी और किस तरह से व्यावहारिक हो सकता है, किस तरह से मानवतावादी होते हुए हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इसको केवल लागू करने की बात है। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक दास्ता के प्रतीक की बात है, बार बार कहता हूँ, सबसे बड़ा प्रतीक तो दास्ता के शिक्षा व्यवस्था है। ये शिक्षा व्यवस्था हमको उस मानसिकता से मुक्त ही नहीं होने दे रही है। सारा का सारा मॉडल, भारत सरकार को मैं इस मंच से बधाई देना चाहता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ले आकर के इस दास्ता से मुक्ति की कड़ी का वह सबसे सार्थक और प्रशस्त प्रयास है। शायद भाषा के स्तर पर, शायद साहित्य के स्तर पर, शायद कंटेंट के स्तर पर जो कुछ ये मॉडल बनेगा और किस तरह से एक आपसी साझेदारी विकसित होगी, इस शिक्षा व्यवस्था के कंप्लीट लागू हो जाने के बाद आप देखेंगे कि मंच से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मानसिकता से, दास्ता की मानसिकता से हमें मुक्त होना है, हमें मुक्त होना है। यह व्यवस्था अपने आप आपको मुक्त कर देगी, जिसका प्रयास अनगिनत क्षेत्रों में अनेक तरीके से चल रहा है। हमारी सार्वभौमिक परंपरा, हमारी विरासत के बारे में क्या कहना है? आपके ज्ञान परंपरा की विरासत, आपके व्यापार की विरासत,
आपके उद्योग धंधों की विरासत, आपके एग्रीकल्चर फार्मिंग की विरासत, आपके युद्ध नीति की विरासत। मैं कहीं से बात शुरू करूंगा तो कई दिन बात होगी। उस विरासत पर फक्र हमको होना चाहिए, हमको गौरव होना चाहिए, हमको गर्व है। और मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं गौरव और गर्व करने में पीछे नहीं रहता हूं। थोड़ा सा भी आप समझदारी विकसित करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास थी जो दुनिया के पास नहीं थी। दुनिया को भारत ने दिया। बार बार एक बात अरब कहता है कि ज्ञान की इस परंपरा को हमने भारत से सीखा, इसको भारत से सीखा, इसको भारत से सीखा। और यूरोप कहता है कि हमने इसको अरब से सीखा, हमने इसको अरब से सीखा। फाइनली यूरोप ने किससे सीखा? तो ये कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कल इस पर मेरा एक लंबा भाषण भी था, 1 घंटे का। यहाँ दूसरा यह कि हम तो दुनिया को, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सारी बातें आ गई, हमने तो श्रेष्ठता का भी सपना देखा राजू जी। तो वैदिक आर्यों ने कहा क्रीडवन्तो विश्वमार्यम, चलो दुनिया को श्रेष्ठ बनाते हैं। अपने को श्रेष्ठ बना करके हमने कोई मॉडल कभी रखा नहीं। दुनिया के सुख की कल्पना, दुनिया के आरोग्य की कल्पना, पूरे कायनात के, पृथ्वी की, और वो भी केवल चर जगत की नहीं, चर और अचर दोनों जगत की। विज्ञान बाद में कहा, 300 वर्ष पहले कहा कि फ्लोरा फाउना है, इसमें भी जीवन है। हमने हजारों वर्ष पहले माना कि इसमें भी जीवन है और ये भी सुखी रहे। और इस तंत्र को लेकर के हमने एक सपना देखा, एक मंत्र रचा। वो मंत्र क्या था? आत्मानं सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। हम एक ही आत्म तत्व का दर्शन सभी जीव अजीव सब में करते हैं, और इसको जो देखता है, ऐसा देखने की जिसके पास सम्यक दृष्टि हो, वही पंडित है, वही पढ़ा लिखा है, वही विद्वान है। तो यह जो आत्मानं सर्व पश्येत, ये जो आत्म तत्व को, एक ही आत्म तत्व को सबके अंदर देखने की जिसके अंदर कल्पना हो, वो दुनिया को विभाजित कैसे कर सकता है? वो विकास का विभाजन कैसे कर सकता है? तो भारत इस रूप में विकसित भारत बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री ने बात किया कि हम विकसित होंगे तो संभवतः दुनिया विकसित होगी। दुनिया अपना विकास करके दुनिया का विकास नहीं कर सकती है। अलग अलग महाद्वीपों को देखिए तो अपने विकास का चिंतन है, लेकिन हमारा ऐसा विकास हो कि उसमें दुनिया विकसित हो और अपने को देख सके, ऐसा विकास केवल भारत का हो सकता है। कुल मिलाकर के एकता, अखंडता, एकत्व का दर्शन और गीता का कर्म सिद्धांत। अभी नागरिकता की बात कोई बच्ची कर रही थी कि हमारे पास अधिकार तो हम समझ लेते हैं, ड्यूटीज़ नहीं। हमारे यहाँ तो ये आधुनिक संदर्भों में बात हो रही। बिल्कुल, नागरिक होने का पहला अर्थ है कि हम भारत के या किसी भी मुल्क के नागरिक तब हैं जब हमें अपने कर्तव्य का एहसास हो। जब आपको अपने कर्तव्य का एहसास होगा तो आपके पास राइट्स, आपके पास आपके अधिकार स्वतः आ जाएंगे। लेकिन केवल अगर अधिकार का आप एहसास करेंगे तब फिर आप पीछे छूट जाएंगे। नागरिक कर्तव्य पीछे छूट जाएगा, समाज पीछे छूटेगा, देश पीछे छूटेगा, दुनिया पीछे छूटेगी। इसलिए भारतवर्ष में नागरिक होने का कर्तव्य वह है कि हम अपने कर्तव्य को याद करें। बार बार गीता में कृष्ण यही कहते हैं, हार जीत से तुमसे क्या मतलब है अर्जुन? तुम्हारा काम केवल युद्ध करना है, तुम लड़ो, केवल और केवल अपनी ड्यूटीज को देखो और फल से दूर होते हुए, फल की सोच से भी दूर होते हुए कि तुम जीतोगे कि हारोगे। युद्ध करना आज तुम्हारा धर्म है क्योंकि तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है। इसलिए केवल अपने ड्यूटीज को देखो, अपने कर्तव्य को देखो। तो मुझे लगता है कि इस 21वीं सदी में विकसित भारत बनाने के सपने को लेकर के जो 5 प्रण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, ये भारतीय परंपरा के स्वर हैं। यदि हमने भारतीय परंपरा के स्वर से, भारतीय संस्कार, भारतीय आचार, भारतीय संस्कृति के स्वर से अपना स्वर मिला लिया तो भारत तो विकसित होगा ही, लेकिन भारत के विकसन में दुनिया विकास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।